10th स्टैंडर्ड के साइंस में चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा था लास्ट में कि कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे होता है एनिमल्स में। ठीक है, हमने देखा था रिफ्लेक्स आर्ट के बारे में, ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखा था। ठीक है, हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है वो भी हमने देखा था। फिर कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्स आर्ट की मदद से कैसे होता है, न्यूरॉन्स अपना काम कैसे करते हैं, न्यूरॉन्स के भी हमने क्या देखे थे? 3 टाइप्स देखे थे। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था। अब हम उसके बाद हमने देखा था कि ह्यूमंस में हार्मोन्स है वो कोऑर्डिनेशन के लिए कैसे काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है ह्यूमन बॉडी में, वो ग्लैंड्स में से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, और फिर वो हार्मोन का बॉडी के कंट्रोल में, अलग अलग कोऑर्डिनेशन के कंट्रोल में क्या काम है वो भी हमने देखा था। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। Coordination in plants. Plants absorb water, in which minerals are dissolved from the soil with the help of their roots. For effective absorption by the root system, there has to be some loss of water from the plant. देखो, रूट्स में से जब वाटर अब्सॉर्ब होता है, ठीक है, तब उसके साथ साथ सॉइल में से मिनरल्स भी अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपीरेशन देखा था हमने। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस की मदद से जो फूड प्रोड्यूस होता है उस फूड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रूट्स में से वाटर को ऑब्जर्व, मतलब कि रूट्स की मदद से सॉइल में से वाटर को ऑब्जर्व करना, उसके साथ साथ मिनरल्स को भी ऑब्जर्व करना, और वो वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना। फिर लीव्स में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं उस स्टोमाटा में से ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, उस ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर भी बाहर निकलती है। तो यहाँ से वाटर ऑब्जॉर्ब होके स्टोमाटा में से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो जब ये वाटर यहाँ से ऑब्जॉर्ब होता है तब कोई ना कोई उसे पाथ अवेलेबल होना चाहिए जिसकी मदद से वो वाटर है वो बाहर निकल सके। ठीक है, This process of loss of water from the plants is known as transpiration. It is carried out by the transpiring organs of the plants. Transpiration takes place in the leaves through the stomata. The process of transpiration is followed by an upward movement of water and minerals inside the plant, like ascent of sap from the roots. Ascent of sap is actually the process of translocation of water from the roots to the shoot region. The absorbed minerals are then utilized for various metabolic activities. For these processes, that is, for transpiration, translocation and absorption to take place, there should be availability of enough quantity of water with dissolved minerals in the soil where the plant is growing. देखो, transpiration, that means transportation of water from roots to different parts of the plant. Translocation मतलब जो लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस होता है वो फूड को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना। एंड अब्जॉर्प्शन मीन्स रूट से वो सॉइल में से वाटर के साथ साथ मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं, दैट इज अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये चीजें पॉसिबल होने के लिए जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होता है वहां पे जमीन में इनफ वाटर एंड इनफ मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही ये अब्जॉर्प्शन हो पाएगा। वाटर होगा तभी तो अब्जॉर्प्शन होगा ना। ठीक है, बिना वाटर के वो, अगर मानो कि सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है बट वाटर नहीं है, ठीक है, तो वो रूट्स अब्सॉर्ब कैसे करेंगे, वो वाटर के
साथ ही साथ मिनरल्स को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। बिना वाटर के ओनली मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मिनरल्स कौन से फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉलिड का ऑब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो वो मिनरल्स वाटर में डिसोल्व होंगे और फिर वाटर के साथ ऑब्जॉर्व होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है वहां पे सॉइल में इनफ वाटर ऑफ क्वांटिटी इज नेसेसरी, तभी प्लांट का अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, Then only all these processes will function smoothly. Thus, a coordination exists between different life processes occurring in plants. Animals have muscles with the help of which they are able to perform different movements. They also have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body. Plants do not possess a nervous system like animals. The muscular system is also absent in plants. Then how do plants show different movements? Let us learn about it. The movements exhibited by plants are mainly in response to the stimulus. The stimulus can be internal or external in nature. In a sensitive plant like mimosa, the movement of closing of leaflets is a response to the stimulus of touch. देखो, स्टिम्युलस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रेरित करना, जिसे हम बोलते हैं ना कि प्रेरणा मिलती है। ठीक है, स्टिम्युलस का मतलब क्या होता है, वही किसी चीज को प्रेरित करना। जैसे कि यहाँ पे माइमोसा प्लांट का एग्जांपल दिया है, तो जब उसे टच करता है कोई, ठीक है, जब कोई उसे टच करता है, कोई इंसेक्ट्स या तो कोई एनिमल या तो ह्यूमन भी, कोई भी चीज जब इसे टच करती है तब इसमें सेंसेस प्रोड्यूस होंगे और वो सेंसेस इसे क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके लीव्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टिम्युलस की मदद से प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, सेंसेस की मदद से होता है ना, अलग अलग। ठीक है, हमने 5 सेंसेस के बारे में देखा था। ठीक है, वो सेंसेस की मदद से होता है। वैसे ही यहाँ पे किसकी मदद से होगा, स्टिम्युलस की मदद से। ठीक है, When we touch the leaf, the leaflets close. They open after some time. This movement, which occurs in response to the stimulus of touch, is known as desmonastic movement. There is no growth involved in this movement. The closing of the leaflets is due to the osmotic movement in the cells of the pulvinus, which is a swollen petiole of a leaf base. Germination is the first stage in the life cycle of a plant seed, which ultimately develops into a seedling. The movement of the seedling is because of its growth. If growth is prevented, the seedling does not show any movement. Thus, if we consider the examples of mimosa plant and the seedling, we can conclude that the plants exhibit 2 types of movements. One movement is growth-dependent movement, as shown by the seed growing into a seedling. The other type is growth-independent movement, as shown by the leaves of the mimosa plant. Movements in plants which are growth-independent. Certain movements of plants, like those shown by the mimosa plant, does not result in their growth. They are termed as growth-independent movements. Hormones, which are the chemical messengers, bring about various movements in plants in response to certain stimuli. When we observe some movements of plants, we can see that change occurs at a place different from the place where the stimulus was received. For example, if we touch the tip of the leaflets of mimosa plant, folding occurs. This movement is not only at the tip, but the entire leaf, including the leaf base. Thus,
movement occurs at a place different from the place of touch. देखो, जहाँ पे प्लांट को टच किया जाएगा वहां से स्टिम्युलस प्रोड्यूस होगा। वो मैसेज कहाँ पे जाएगा? प्लांट के मतलब लीफ के बेस में जाएगा। ठीक है, हम कहाँ पे टच कर रहे हैं? लीफ की टिप पे टच कर रहे हैं। ठीक है, टिप पे वहां पे टच करेंगे तो वहां से मैसेज कहाँ पर जाएगा? लीफ के बेस में जाएगा। बेस में वहां पे मैसेज जाएगा, मतलब कि हम जब यहाँ पे टिप पे टच करेंगे ना तब वहां से केमिकल प्रोड्यूस होगा और वो केमिकल बेस में जाएगा। फिर बेस उसे रिस्पॉन्स करेगा तो बेस की मदद से पूरे लीफ क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है और एनिमल्स में होता है। ठीक है, इसमें स्टिम्युलस मतलब कि केमिकल्स के ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे मूवमेंट होती है और ऑब्वियसली इस मूवमेंट की वजह से प्लांट का कोई ग्रोथ नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, तो केमिकल ट्रांसफर होगा, वो केमिकल की मदद से ये प्लांट के लीव्स के जो सेल्स थे वो सेल्स क्या होंगे? थोड़े थोड़े सिकुड़ जाएंगे। सेल के सिकुड़ने की वजह से वो प्लांट वो लीव्स क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम वो केमिकल की इफेक्ट खत्म हो जाएगी तो फिर से सेल्स अपनी साइज जो ओरिजिनल साइज थी वो ले लेंगे ताकि प्लांट्स के जो लीव है वो फिर से खुल जाए। क्लियर? ठीक है, Thus we can conclude that information regarding some form of contact must have been communicated. Plants do not have any specialized tissue or an organ which can conduct the information to different cells. The plants use chemicals as signals to transfer the information from one cell to another. In response to these chemicals, the plant cells change their shape by altering the amount of water in them, which ultimately results in the movement of the parts of the plant. देखा, अभी मैंने बोला कि केमिकल होता है जिसकी मदद से क्या होता है? वो केमिकल जब देखो जहां से टच होगा वहां से वो केमिकल रिलीज होकर कहाँ पे जाएगा? बेस में जाएगा। बेस में जाएगा तो बेस वहां से रेस्पॉन्स देगा तो सेल्स में से क्या होगा? सेल्स सिकुड़ जाएंगे। मैंने ऐसा बोला ना, तो सेल्स सिकुड़ते किसकी मदद से है? सेल के अंदर जो वोटर भरा था वो वोटर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो कोई भी चीज में से अगर आप कुछ बाहर निकाल लो तो वो चीज छोटी हो जाएगी ना। जैसे कि बलून में आपने वाटर भर के रखा है, वो वाटर आप बाहर निकाल दो तो बलून की साइज छोटी हो जाएगी ना। सेम सेल्स में होगा। ठीक है, सेल्स के अंदर जो वाटर भरा था वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि सेल की साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और उसी की वजह से लीव्स सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, The cells either swell if there is intake of water or they shrink if they lose water. That is, a cell becomes turgid or flaccid. This results in the movement of the parts of the plant. Movements in plants which are growth dependent. The movement or growth of any part of a plant in response to external stimulus is called tropism or tropic movement. The reaction of the tendril is thus a tropic movement in response to the stimulus of touch. The shoot system of any plant responds to the stimulus of light by growing in the direction of light. Let us discuss about some examples of plants showing growth-dependent movements. You must have seen the climbers clinging and growing on a support. They manage to keep themselves erect so that they can receive sunlight. These climbers have special modified structures called tendrils. The tendrils help the plant in clinging to the support. Tendrils are sensitive to the stimulus of touch. When the tip of a tendril comes in contact with any object, the portion of the tendril which is in contact shows sluggish growth, whereas growth is steady and comparatively faster at the other parts of the tendril. देखो, ये क्लाइंबर्स है
क्लाइंबर्स को कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो सपोर्ट की मदद से उसका ग्रोथ होता है। वरना अगर ऐसे देखो, ऐसे खंभे के जैसे अगर उसे सपोर्ट ना दिया होता तो ये क्लाइंबर्स क्या होते, जमीन के ऊपर ही बड़े होते। ठीक है, देखो ऊपर कोई उसे हमने पैक नहीं किया है तो सनलाइट तो नीचे भी गिरेगी और यहाँ पे भी गिरेगी। ठीक है, पर हम ऐसे सपोर्ट्स क्यों देते हैं, ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है, अब क्लाइंबर्स को चढ़ने के लिए ये सपोर्ट तो हमने दे दिया, चलो, पर ये सपोर्ट के ऊपर चिपके रहने के लिए प्लांट के पास कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है, कुछ भी खड़ा हो उसके साथ कोई चीज चिपकेगी कब, तो जब उसके पास चिपकने के लिए कुछ अवेलेबल होगा तब। तो उसके लिए प्लांट्स के पास क्या होगा, टेंड्रिल्स, मतलब कि छोटी छोटी ब्रांचेस जैसा निकलेगा, जिसमें लीव्स वगैरह नहीं होते, एकदम पतला सा धागे जैसा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं। जब ये टेंड्रिल्स यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, फिर वो सपोर्ट के पास जाएंगे। जैसे ही वो सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं, उसका ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, साइज बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, सपोर्ट के ऊपर ऐसे क्या बनाएंगे, सोलेनॉइड जैसा बना देंगे, मतलब कि स्प्रिंग जैसा बना देंगे चिपक के। ठीक है, जिससे वो एकदम सपोर्ट के साथ बंध जाए और प्लांट को सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये टेंड्रिल का काम है, जैसे ही वो सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगा उसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हुई। ठीक है, फिर प्लांट्स को हमने देखा है कि जहां से सनलाइट मिली है उसी डायरेक्शन में उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, और रूट्स किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जमीन के अंदर बढ़ते हैं ना। ठीक है, This causes the tendril to coil itself around the object and thus cling to it. The grapevine, pea plants and gourds are the examples of climbers having tendrils. In a grapevine, the bud is modified as a tendril, and in a pea plant, the leaf tip is modified as a tendril. We have studied about the response of the plants to the stimulus of touch, but it is not the only stimulus to which a plant can respond. Let us study about the other types of stimuli that can be perceived by the plants, which ultimately result in their growth. If we keep a potted plant near the window in a room, the stem of the plant bends slightly towards the window. That is, it responds to the sunlight entering through the window. Even the leaves of the plant turn towards the sun. This movement shown by the plant is called phototropic movement. Plants need sunlight, and so the shoots respond to sunlight by growing towards it. When light falls on a part of growing plant, a hormone called auxin is synthesized. देखो, ये प्लांट का हार्मोन है ऑक्सिन। जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स में से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स में भी अलग अलग हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सनलाइट के तरफ, मतलब कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो दे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, the hormone is synthesized at the shoot tip that helps the cells to grow longer. As the light is falling on one side of the plant, the hormone slowly diffuses towards the shady part of the shoot and stimulates the cells to grow longer. Hence, the plant appears to bend towards light. Let us perform an activity to understand about the phototropic movement in plants. Take a conical flask and fill it with water. Place a wire mesh on the flask so that it covers the neck of the flask. On the wire mesh, place 3 freshly germinated bean seeds. Take a cardboard box which is open from one side. Keep the flask inside the box and place it near a window in such a manner that the open side of the box faces light coming from the window. Observe the setup after 2 to 3 days. What do you observe? You can observe that the shoots bend towards light and roots away from light. Now turn the flask in opposite direction
so that the shoots are away from light and the roots towards light. Leave it undisturbed for 2 to 3 days. Do you observe any change? You can see that parts of the shoot and root have changed its direction. देखो, पहले क्या किया था, सिर्फ हमने जर्मिनेटेड सीड्स यहाँ पे रखे थे, ठीक है। तो सीड्स में थे, धीरे धीरे सीडलिंग ग्रो होने लगा, मतलब कि छोटे छोटे प्लांट्स के पार्ट्स ग्रो होने लगे। तो उनका ग्रोथ सबसे पहले किसकी तरफ था, सनलाइट की तरफ था, और रूट्स थे वो नीचे की तरफ ग्रो हो रहे थे। फिर हमने क्या किया, इसका साइड चेंज कर दिया। दैट मीन्स की जो ग्रोथ जो हुआ था वो पार्ट को हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। फिर अगेन 2-3 डेज के बाद हमने देखा तो फिर से हमने चेंज कर दिया था ना डायरेक्शन। तो जो ग्रोथ हुआ था वो पार्ट हमने इस तरफ रख दिया था, पर सनलाइट इस तरफ से मिल रही थी, तो वो अगेन अपना डायरेक्शन वहां से चेंज करके ग्रोथ इस तरफ जाएगा, सनलाइट की तरफ। और रूट्स जो इस तरफ बढ़े थे वो अपना ग्रोथ नीचे की तरफ फिर से आने देंगे, ठीक है। दैट मीन्स की ग्रोथ ऑफ शूट इज टूवर्ड्स द सनलाइट एंड ग्रोथ ऑफ रूट्स इज टूवर्ड्स द सोइल, ठीक है। दैट मीन्स की जो लाइट की सनलाइट की वजह से जो ग्रोथ होता है दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और सोइल की मदद से जो ग्रोथ होता है दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। सोइल के अंदर जमीन की तरफ जो मूवमेंट होगा दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और सनलाइट की तरफ जो मूवमेंट होगा दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। The shoot that is placed away from the light has shifted towards light, whereas the root has moved away from the direction of light. From this activity, we can conclude that the shoot of the plant exhibits positive phototropism, whereas the root exhibits negative phototropism. If we observe the root system of the plant, it responds to the stimulus of gravity as well as water. The movements occurring in response to the stimulus of gravity are known as gravitropic movements, while those occurring in response to the stimulus of water are known as hydrotropic movements. The roots of plants always tend to move towards water. As they grow downwards, they can even change their direction and grow sideways in search of water. The plant shows yet another type of movement in response to certain chemicals. This movement shown by the parts of the plant in response to certain chemicals is known as chemotropism. This type of movement is shown by the pollen tube. Growth of the pollen tube takes place in response to chemicals secreted by the cells of embryo sac. हमें पता है, हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखा था ना हमने, ठीक है। इसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही साथ आ जाते हैं, ठीक है। ये ओवरी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो शेप होगा, ठीक है। और पोलन ग्रुप के ऊपर क्या होंगे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। वो जब इसके कांटेक्ट में आएगा फिर यहाँ पे जर्मिनेशन होगा और वो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ठीक है। और वहां से फिर नया ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये जो रेस्पॉन्स होता है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड वो किसकी वजह से होता है, केमिकल्स की वजह से। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज वन टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो उसे भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ही बोलेंगे हम, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो केमिकल्स की वजह से होता है, इसीलिए उसे क्या नाम देंगे हम, केमोट्रोपिज्म। क्या नाम देंगे, लाइट सनलाइट की वजह से होता है वो फोटोट्रोपिज्म, अर्थ की वजह से होता है वो जियोट्रोपिज्म, वाटर की वजह से हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी ट्रोपिज्म, और जो केमिकल्स की वजह से होता है वो केमियोट्रोपिज्म, ठीक है। The pollen grains germinate on the surface of stigma and the pollen tube grows towards the ovules situated in the carpel.
Later, the pollen grains fertilize the ovum situated in the ovule to form the zygote. Plant hormones. We have studied that auxins are responsible for growth in the tip region of the shoots, but it is not the only hormone present in plants. Gibberellins, cytokinins, abscisic acid are the other hormones present in the plant body. Gibberellins help in the growth of the stem, while cytokinins promote cell division. Cytokinins are found in greater concentrations in the areas where rapid cell division takes place. It is thus found in fruits and seeds. Auxins, gibberellins and cytokinins help in promoting growth of plants, but all plant hormones are not growth promoters. Abscisic acid is a plant hormone which acts as a growth inhibitor. Its activity slows down or inhibits growth of plants. Its effect includes the wilting of leaves, falling of fruits, etc. In plants, different hormones are involved in the coordination of growth and development as well as in response to environmental changes.